नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से खास खबर के साथ, जहां यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में आईटी की रेड चल रही है। आईटी के रडार पर करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं। 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी हो रही है। यूपीकॉन से जुड़े ठेकेदारों के घर छापेमारी। रडार पर उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्था के अधिकारी। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर छापेमारी। टैक्स चोरी की आशंका में इनकम टैक्स का छापा। प्रॉपर्टी डीलर ठिकानों पर भी पड़ा छापा। तो देखिए, आईटी लगातार सक्रिय है और ताबड़तोड़ रेड कर रही है। जहां कानपुर, लखनऊ और दिल्ली समेत कई अहम ठिकानों पर रेड की जा रही है। इस दौरान करीब 1 दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट निशाने पर है। और चलिए, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए। सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। मनीष जी, देखिए किस तरीके से लगातार आईटी जो है अब छापेमारी कर रही है और कई ब्यूरोक्रेट्स इस दौरान रडार पर हैं आईटी की। बिल्कुल उन्नति, देखिए लंबे समय से क्योंकि चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा मैं आपको याद होगा कि जब लोग विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान देवेंद्र पाल सिंह थे जो उद्यमिता विकास संस्था के निदेशक थे। वो लखनऊ से कानपुर जा रहे थे और उनकी गाड़ी में लगभग 1.5 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था। बड़ा हंगामा मचा हुआ था कि ये पैसा किसका है, ये पैसा कहाँ जा रहा था। हालांकि तमाम टीमों ने पूछताछ भी की। नोएडा से लेके गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर के तमाम ठिकानों पे उनके छापेमारी हुई और फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कहीं ना कहीं उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। मामला करीब 22 जगहों पे बताया जा रहा है। 22 जगहों पे ये छापेमारी इस समय चल रही है। और क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं, इसमें अधिकतर संस्थाओं का जो हेड ऑफिस है वो कानपुर में है। चाहे वो उद्योग विभाग हो, उद्यमिता विकास संस्थान हो या प्रशिक्षण संस्थान हो या कंसल्टेंट लिमिटेड हो, ये लगभग सारी कंपनियां एक दूसरे से एमएसएमई के अंडर में आती हैं। जो लघु उद्योग विकास विभाग है उसके अंतर्गत ये सारी एजेंसियां आती हैं। उसके और इनके जुड़े अफसरों के यहाँ छापेमारी हो रही है। हालांकि ये छापेमारी इस तरीके से हो रही है, कहाँ कौन कितनी टीमें, ये निकल के तो आ गया है कि 22 टीमें अलग अलग जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी कर रही हैं। किन किन ठेकेदारों के यहाँ, किन किन अधिकारियों के यहाँ छापेमारी चल रही है, अभी ये चीज निकल कर नहीं आई है। लेकिन तार इसके वहीं से जुड़े हुए हैं कि जब उद्यमिता विकास संस्थान के जो डायरेक्टर थे डीपी सिंह के जब कार से 1.5 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था, उसी समय से इसे जोड़ के अभी फिलहाल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, लगातार जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके माध्यम से अब जैसे जैसे रडार बढ़ाते जाएगा, आईटी जो सेल है पूरी तरीके से जब अपने एक्शन को और ज्यादा तेज करेगा तो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ेंगी और भी लोग रडार में आएंगे इसके। देखिए, जाहिर तौर पर निश्चित रूप से जब अगर कार्रवाई होगी तो बहुत सारे लोग रडार पे आएंगे। एक उदाहरण तो मैंने आपको दिया ही कि इनके निदेशक के अधिकारी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है उसको संभालने वाले भी यूपी के एक बहुत बड़े ताकतवर नौकरशाह हैं, जिनकी 30-40 लोगों में गिनती होती है। तो निश्चित रूप से अगर कार्रवाई होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी अभी कोई रिलीज नहीं आई है, कुछ बताया नहीं गया है। ये खबर जरूर आई है कि इन तमाम जो 3-4 कंपनियां, 3-4 एजेंसियां हैं, इनके अधिकारियों, इनके अफसरों और इनसे जुड़े ठेकेदारों के ऊपर छापेमारी की जा रही है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि थोड़ा हर आदमी इसे समझ नहीं पाता है। जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनके कंसल्टेंसी का काम होता है, उनके प्रचार प्रसार का काम होता है, उनको आगे बढ़ाने का काम होता है। तो कुछ लोगों के बीच में ही ये सीमित रहा है और बहुत ज्यादा पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है इन डिपार्टमेंट्स के बारे में। इसलिए अभी उन लोगों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर में देर सवेर नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनके घर पर छापेमारी की गई है, कौन कौन से लोगों के यहाँ क्या क्या बरामदगी हुई है। कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल मनीष जी, इसी का इंतजार रहेगा कि किस तरीके से खुलासे होते हैं और कौन कौन के से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं शिकंजे में आते हैं आईटी के। बहुत शुक्रिया आपका खास अहम अपडेट के लिए। और दिल्ली से अगली खबर, जहां वर्ल्ड बैंक ने की भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत के हर राज्य में कोरोना फैला है। तो वहीं कई मंत्रालयों ने मिलकर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया और काम किया। टेस्टिंग से लेकर पीपीई किट तक हर सामान भारत में
बनने लगा। भारत में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया गया। सभी राज्यों में कोरोना के सही फैलाव का आकलन किया गया। देखिए, कई मंत्रालयों ने मिलकर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया और काम किया। तो वहीं टेस्टिंग से लेकर पीपीई किट तक हर सामान भारत में बनने लगा। भारत में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया गया। किस तरीके से कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी है भारत ने। सभी राज्यों में कोरोना के सही फैलाव का आकलन किया गया। वर्ल्ड बैंक ने की भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ। तो देखिए, भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि जहां वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। और चलिए, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट, देखिए किस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी अब तारीफ की है कि भारत ने किस तरीके से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी है और कहीं ना कहीं विजय भी हासिल की है, जबकि दूसरे जो इतने सशक्त देश हैं वो उनके मुकाबले भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सही पूरी दुनिया भर में अपने पैर पसारे, उसके बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो उसके बाद सीधे तौर पे भारत का मैनेजमेंट एक तरीके से काफी बेहतर रहा है दुनिया भर के मुकाबले, अन्य देशों के मुकाबले। अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो काफी कम मृत्यु दर भी थी। ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की है और साफ साफ एक उस रिपोर्ट में कहा है, वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में, कि भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। इसके अलावा अन्य बातें भी वर्ल्ड बैंक ने कही है, जिसमें कहा है कि भारत की निर्माण क्षमता कम थी, लेकिन देश के हर राज्य में कोरोना फैला हुआ था। ऐसे में जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप हैं उन्होंने बेहतर मिलकर काम किया और कहीं न कहीं जो पीपीई किट है या अन्य जो सामान है जो कोरोना से निपटने के लिए बनाए गए थे, चाहे ऑक्सीमीटर की बात करें या मास्क की बात करें, तो भारत ने न सिर्फ भारत में उपयोग के लिए बल्कि विदेशों में भी अपने उपकरणों को भेजा। यहाँ तक कि भारत ने 2 वैक्सीन बनाने में भी सफलता हासिल की। तो निश्चित तौर पे वर्ल्ड बैंक ने कहीं ना कहीं भारत के मैनेजमेंट की, खासतौर पे कोरोना मैनेजमेंट की काफी तारीफ की है। मोदी सरकार की तारीफ हुई है, केंद्र सरकार की तारीफ हुई है और साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को जोर दिया गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री समय समय पर जनता के बीच में आकर उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए, एहतियात बरतने के लिए जागरूक उन्होंने किया, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इन सब तमाम बातों का जिक्र वर्ल्ड बैंक ने किया है। और इसके साथ ही कहा है कि जो बूस्टर डोज की अगर हम बात करें या अन्य विषयों को लेकर जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय और लगातार प्रधानमंत्री भी स्वास्थ्य मंत्रालय के टच में उस दौरान थे और हर अपडेट वो ले रहे थे, तो निश्चित तौर पे भारत की तारीफ दुनिया के पटल पर हुई है और वर्ल्ड बैंक ने भारत की कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं ट्रिपल टी फॉर्मूला भी जो है कारगर साबित हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम अपडेट के लिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सीएम कुर्सी बचेगी या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हेमंत को विधायकों के टूटने का डर सताया हुआ है। इसलिए पहले वे सभी विधायकों को बस से पिकनिक मनाने ले गए और अब 32 विधायकों को विमान से छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया है। यहां विधायक मफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। ये लोग कितने दिन रुकेंगे अभी तक ये स्पष्ट भी नहीं हो पाया है। झारखंड के इस राजनीतिक संकट के कारण मेफेयर एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक रिजॉर्ट में कांग्रेस से 12, जेएमएम के 19 और राजद के 1 विधायक शामिल है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के टूटने के बाद सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी अब मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी की बनाई गई रणनीति के तहत पार्टी के बड़े चेहरे अपने अपने जिले में घूम घूम कर महागठबंधन सरकार के खिलाफ सियासी जमीन तैयार कर पार्टी छोड़कर गए पुराने साथियों को फिर पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कटिहार में बीजेपी की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक मिलन समारोह था। उसमें सभी हमारे प्रखंड के, मान लीजिए कुर्सेला, समेली, बरारी, कदुआ, प्राणपुर और बारसुई के विभिन्न राजनीतिक दल में जो काम कर रहे थे, जो कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड में, वैसे हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसके नेतृत्व में लोग काम करने के लिए सभी आए हैं और सभी का हम स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर
कैडर बेस्ड पार्टी है, सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को चलाते हैं और काम करते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण विपक्षी घबराए हुए हैं। नित्यानंद राय की माने तो देश की जनता ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आरक्षित कर दिया है। बता दें कि अपने इस दौरे पर नित्यानंद राय ने पार्टी के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की है। जिस प्रकार से विपक्ष प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबरा गया है, उसकी यह घबराहट देखकर लगता है कि वह कई गलत कदमों को अपनी नीति के रूप में स्वीकार करने लगा है। यह देश की जनता इसको जानती है, समझती है। कोई प्रधानमंत्री जी के इस लोकप्रियता को आज लाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब यहाँ की जनता देगी। प्रधानमंत्री पद माननीय प्रधानमंत्री जी यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आरक्षित करने का काम इस देश की जनता ने कर दिया है। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री ललित यादव सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख भूप नारायण यादव के घर पहुंचे हैं, जहां आरजेडी कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं ग्रामीणों ने मंत्री ललित यादव नल जल योजना से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर फौरन संज्ञान लेते हुए मंत्री ललित यादव ने ठेकेदारों को फटकार लगाई और ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिलने तक ठेकेदारों के पेमेंट रोकने की चेतावनी दी। वहीं मंत्री ललित यादव की माने तो महागठबंधन की सरकार चौतरफा विकास करेगी और सरकार की पहली प्राथमिकता ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है। आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सरकार की प्राथमिकता आप यही समझ लीजिए कि हम लोगों के नेता भी हैं और बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यानी पूरे बिहार में घूम घूम के सभी मंच से कहते कि हम यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो पहले कैबिनेट से और पहले कलम से हम 10 लाख युवा को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के साथ समझौता हुआ सरकार में जाने का, तो सबसे पहला शर्त तेजस्वी जी का था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी हम जो युवा को कमिटमेंट किए हैं। आपकी सरकार की प्राथमिकता? बोधगया बीएसपी 3 के डीएसपी विनोद कुमार रावत के कार्यालय पर विजिलेंस टीम की ओर से छापेमारी की गई। खबरों की माने तो डीएसपी विनोद कुमार रावत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं, जिसे लेकर विजिलेंस टीम की ओर से छापेमारी की गई। बता दें कि विजिलेंस टीम की छापेमारी कई घंटों तक चली। हालांकि सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ मिला, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। उनके गृह की तलाशी ली जा रही है। उसी क्रम में एक सर्च वारंट यहाँ बोधगया स्थित बीएमपी 3 में उनका ऑफिस है और उनका आवास है, वहाँ पे हमारी टीम आई हुई थी और हम लोग जो है यहाँ पे सर्च की कार्रवाई किए और सर्च से यहाँ पे कुछ बरामद नहीं है। डीएसपी साहब कहाँ हैं? डीएसपी साहब अभी पटना में है, वो अपने आवास पे हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं वो, तो वहाँ पे उनसे पूछताछ भी की जा रही है उस संबंध में। सर्च वारंट में क्या क्या मिला? सर्च वारंट में यहाँ पे कुछ नहीं है और आवास पे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और अभी चल रहा है, स्क्रूटिनी चल रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार श्रीवास्तव है, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। हमारे साथ हैं राजीव चंद्र सिंह, ये देवीलाल श्रीवास्तव हैं और हमारी पूरी टीम है। सिवान के महाराजगंज मुख्यालय स्थित पारा मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास में भोजपुरी गानों और अश्लील कमेंट्स के खिलाफ महिला छात्रावास की लड़कियों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। लड़कियों की माने तो कॉलेज परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, जिसकी वजह से कॉलेज में शैक्षणिक माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया है। लड़कियों का आरोप है कि फार्मेसी कॉलेज के छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया पर छात्रों को अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं। छात्राओं का वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दी जाती है। लड़कियों का आरोप है कि फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य से कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि छात्राओं के हंगामे सूचने के बाद सीएस सिवान ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम भेजी गई है, जिसके बाद जांच के दौरान महिला वार्ड के बाथरूम से 2 हिडन कैमरा भी बरामद किए गए हैं।
यहाँ नहीं थे तब से मेरे साथ हो रहा है। हम कंप्लेन भी किए थे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था, तो हम 2 लड़के लोग आइडेंटिफाई करके टीचर से कहे भी थे, और टीचर बोले कि टेलीग्राम पे नंबर शो नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले सर जिनको आइडेंटिफाई किए हैं एटलीस्ट उन पे कुछ बोलिए, कुछ करिए। तो बोले कि ठीक है, कुछ बोले नहीं। हम बोले कि सर हम कॉलेज नहीं आएंगे, ऐसा बात है, मेरे आने से पहले ऐसा हो रहा है तो मेरे जाने के बाद क्या होगा। बोले कॉलेज में कुछ नहीं होगा, आओ, बाकी तुम ज़्यादा इंजॉय मत करो, छोड़ो। तो हम ठीक है, हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद जब एक दिन हम लोग सब लोग साथ में घर जा रहे थे तो फिर एक लड़का नंबर सेव किया, फिर वो किसी उसी लड़के के साथ जो पहली बार किया था उसके साथ खराब चैट भेजा किसी और के पास, वो मेरे पास भेजा। तो मेरे पास तो मेरे दोनों से पूछे कि ऐसा बात है, तुम लोग ऐसा किया, तो ये कहा हमने की, वो कहा हमने किए। थोड़ा हम और बोले, फिर मेरा भाई आया, गार्ड के सामने सारे लड़कों लोग को बोला कि जो कर रहे हो मत करो, जाने दो। अच्छा, वीडियो किस तरह का बना था, वीडियो कैसे बना लिया वो लोग? फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हमको कल परसों मैसेज आया कि तुम्हारा वीडियो है, हमसे बात करो। तो हम सोचे कोई ऐसे ही फेक है, परेशान कर रहा है, अदर कंट्री के नंबर से मैसेज। अच्छा, अदर कंट्री के नंबर से? अदर कंट्री का नंबर था, तो हम भी सोचे कोई फेक होगा। तो फिर उसके बाद मतलब जिस लड़के के पास वो चैट भेजा था उसको भेजा फ़ोटो, तो वो देखा, डिलीट कर दिया। फिर मेरे पास भेजा तो हम भी देखे, चलती वीडियो से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास भेजा, तो हम भी देखे, तो हम भी हम देखे, तो जैसे देखे वैसे ही डिलीट कर दिया। तो हम श्योर हो गए, हम बोले सिविल सर्जन है जी, कि आखिर जा करके देखिए कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि कुछ लड़के ने सीरियस एलिगेशन लगाई है, सबका नाम, रोल नंबर, ये सब पता कीजिए क्या उसको प्रॉब्लम है, हमको फीडबैक दीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं सीएस से बात। सर स्पॉट पे किस आपने देखा है, कैमरा वगैरह का सब कुछ आपने देखा होगा सर, स्थिति क्या लगा? तो दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, और काफ़ी एक तो कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। जो आते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो आते हैं बहुत दिन पर, 2 महीना 3 महीना पर, दूसरे नेक्स्ट प्रिंसिपल से कोई नहीं है जिसकी जिम्मेवारी हो, ऐसा कोई नहीं है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पप्पू यादव को बड़ी राहत मिली है। दरअसल नालंदा स्थित बिहार शरीफ कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्हें एक भ्रष्ट पार्टी करार दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पप्पू यादव की माने तो बिहार में 2024 मिशन भाजपा हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बातों ही बातों में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार भी बताया है। मुकदमा इन लोग पर था आचार संहिता उल्लंघन का। उसमें यही मामला था कि लोग चुनाव प्रचार में आए थे। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ के उम्मीदवार अफरीना सुल्तान थी, ठीक है। उसी के प्रचार में आए थे और ये लोग का टाइम मतलब ऑफ हो गया था, जो समय होता है 5 बजे, उससे ज़्यादा टाइम हो गया था। उसी के चलते इन लोग पर FIR किया गया था आचार संहिता उल्लंघन। भाग्यशाली होगा बिहार जब कभी कोई नेता हमारा प्रधानमंत्री बने, जब बिहार को गौरवान्वित होगा, जब कोई व्यक्ति बिहार का, राजेंद्र बाबू के बाद कोई व्यक्ति बिहार से प्रधानमंत्री हो, मेरे लिए सौभाग्यशाली होगा। इसके लिए नीतीश कुमार को देश के हर विपक्ष के साथ गोलबंदी करनी होगी और कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कंप्लीट एक होकर के काम करना पड़ेगा। मिशन सिर्फ 2024 बीजेपी के खिलाफ हो। प्राइम मिनिस्टर कोई बने, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिहार बने या बिहार का बाहर, मिशन हो बीजेपी। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की जमकर पिटाई की है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की पिटाई की वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यही वीडियो सामने आने के बाद SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में धूमधाम से तीज का त्योहार मनाया गया। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा पाठ की और सुहाग के सभी सामान पंडित जी को दान किए। बता दें कि तीज पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन उपवास रखती हैं और पति की तरक्की, बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करती हैं। जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो उसका पति है। वो जीवन का सारा तप, योग, व्रत पूर्ण इसलिए करती है कि उसका पति दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और पुत्र संतति उसका आनंदित रहे। तो ये जो है ना, सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए पति के लंबी उम्र के लिए सबसे उत्तम तीज व्रत है, जिसको हरितालिका व्रत भी कहते हैं। हम लोग अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए बनाते हैं ये। इसमें हम लोग शंकर भगवान, पार्वती जी की पूजा करते हैं
और एक दिन हम लोग नहा खा करते हैं, दूसरे दिन व्रत रखते हैं निर्जला, और तीसरे दिन हम लोग फलार करके अपना जल तोड़ते हैं, मतलब ये व्रत तोड़ते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए बनाते हैं ये पर्व, और ये 2-3 दिनों का व्रत होता है। और इसमें हम लोग एक फर्स्ट दिन नहाई खा करते हैं, और सेकेंड दिन निर्जला व्रत करते हैं, और बाद तीसरा दिन हम लोग जल और वो पूजा का जो सामग्री बनाते हैं उसे ग्रहण करते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कटिहार रेल पुलिस ने 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के चंगुल से पुलिस ने 6 युवतियों को मुक्त कराया। म्यांमार से लाया गया था। पुलिस की माने तो युवतियों को देह व्यापार के लिए संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस युवतियों से पूछताछ कर उनकी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। भागलपुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों से सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। उपभोक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश गुप्ता की माने तो शहर में बिजली विभाग के द्वारा अंडरग्राउंड तार बिछाने और मेंटेनेंस के नाम पर सरकार की ओर से कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बिजली की कटौती से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, साथ ही जल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग को जनता की कोई चिंता नहीं है, जनता त्रस्त है और बिजली विभाग के अधिकारी मस्त हैं। जो घोषणाएं हुई हैं अंडरग्राउंड वायरिंग की, पूरे शहर में नई संचार प्रणाली की, वो सब ध्वस्त है। रात्रिकालीन सेवा की कोई व्यवस्था नहीं। अगर रात में फ्यूज उड़ गया, जम्फर उड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो कोई देखने वाला नहीं। इस भयानक गर्मी में रात भर आप तपते रहिए। मेंटेनेंस के नाम पर बिना कारण बिजली काट दी जाती है, और इस भयानक संकट के कारण जल संकट भी उत्पन्न हो गया है। पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है। हम चाहते हैं कि भागलपुर को 24 घंटा बिजली मिले, और सरकार की ओर से जो घोषणा की गई है उसको पूरा किया। झारखंड के दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड के खिलाफ भागलपुर में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर में सामाजिक संगठनों द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा की मांग की है। साथ ही झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हमारी बहन अंकिता, जिसकी नृशंस हत्या हुई है, और ऐसी मानवीय घटना शर्मसार है। हमारी बहन को जो है पेट्रोल छिड़ककर शर्मसार है। और आज भागलपुर में यह जन आक्रोश कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग भारत सरकार और राज्य की सरकारों से ऐसे चीज़ों पर जो कड़े कानून और इसके फांसी की सज़ा मिले, और ऐसी घटनाएं पूर्णतः उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। और ऐसे हत्यारे के लिए फांसी की सज़ा मांग करते हैं। और आज पूरा भागलपुर, सभी सामाजिक संगठन के लोग इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, और हम लोग भी पदयात्रा करके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कैंडल मार्च के माध्यम। किशनगंज के ठाकुरगंज में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। खबरों की माने तो कुछ लोग एक गांव के घर में चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी भनक लगते ही घर वालों ने ग्रामीणों की मदद से चोरों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच दो चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद लोगों ने पीट कर दोनों की हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। 5 बजे सुबह से 12 बजे शाम को फोन किया, तब हम यहाँ तक पहुँचे। क्या चल रहा है आगे की प्रक्रिया, क्या चल रहा है? यहाँ का पूछे हैं कि कौन सर्किल में पड़ेगा, क्या जांच प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अभी हम तो उतना करने नहीं पाएंगे यहाँ महाराष्ट्र में। अमृतसर के रामपुरा गांव में स्थित ड्राई फ्रूट और मिर्च के कोल्ड स्टोर में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान की खबर है। बता दें कि आग रविवार सुबह 5 बजे लगी और 2 दिनों बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक आग पर काबू नहीं पा सकी है। तो वहीं स्थानीय विधायक जसविंदर सिंह रामदास ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। सर कारण है कि मेरा नाम अनिल लुथरा, तो कारण यह है कि यह स्पोर्ट्स स्टोर है, ये ना मतलब अंदर जाने रास्ता कोई नहीं गा। और यह स्पोर्ट्स स्टोर 4 मंजिला बनाई है ना, लकड़ रैक लगे हैं।
अंदर बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है। सारी पूरी टीम परसों रात सारे दिन रात काम कर रहे थे। प्रशासन अपनी वालों मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि पूरी तनदेही नाल लगा होया, कोई भी कसर किते नहीं छड्डी हुई। एयरफोर्स अमृतसर के श्री हरमंदर साहिब में मत्था टेकने के बाद अपनी महिला मित्र के साथ होटल के कमरे में गए युवक के साथ निहंग सिंह जत्थे ने जमकर मारपीट की। खबरों की माने तो युवक पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल पीड़ित युवक ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे दोस्त का फोन आया सीगा कि मोहित आपां जाना आ 2 मिनट भी मेरे एक ना दुकान ते काम करदा सीगा मुंडा ते ਜਦੋਂ मैं गया मैं जाके ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ भी मौके ਤੇ आ गए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।